हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने कल चैप्टर 6 का दूसरा पार्ट पूरा किया था। आज हमारा तीसरा पार्ट मतलब तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर 6 था जैव प्रक्रम, और इसमें हमने कल क्या क्या पढ़ा? पाचन और श्वसन, है ना। जो पाचन और श्वसन तंत्र है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं वहन। ये तो फ्रेंड्स, हम देख चुके हैं कि ब्लड में मतलब रुधिर में भोजन, ऑक्सीजन और जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर में वहन करते हैं। कैसे? तो हमने क्लास 9th में देखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है और रुधिर में एक तरल माध्यम होता है ना, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, इसमें कोशिकाएं निलंबित रहती हैं, मतलब तैरती रहती हैं, है ना। तो प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी जो वर्ज्य पदार्थ है उनका विलीन रूप में वहन करता है। मतलब वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका वहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को लाल रुधिर कोशिकाएं लेके जाती हैं, जैसा कि हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था। तो बहुत से और भी अन्य पदार्थ है, जैसे कि लवण, है ना, उसका वहन भी रुधिर के द्वारा ही होता है। इसलिए हमें एक पंपिंग यंत्र की आवश्यकता होगी जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके, है ना। मतलब हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसमें ब्लड को सर्कुलेट कर सके। ठीक है, तो नालियों के एक परिपथ की भी आवश्यकता होगी जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके, और एक तंत्र की जो ये सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कोई भी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके, है ना। तो इसके लिए कौन सा अंग है? तो इसके लिए हमारा एक पंपिंग अंग है जिसको हम हृदय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6.4 का 1 इसमें मानवों में जो वहन का कार्य होता है वो किसके द्वारा और कैसे होता है? फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन तथा उत्सर्जी उत्पाद जैसे पदार्थों का वहन परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएं होती हैं। तो चलिए अब हम हृदय को देख लेते हैं कि हृदय होता कैसे है। ठीक है, और इसके कार्य कैसे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। इसीलिए ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए कहाँ ले जाया जाता है? फुफ्फुस में ले जाया जाता है, मतलब फेफड़ों में, लंग्स में ले जाया जाता है, और फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन जनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के आगे मतलब सभी हिस्सों में पंप किया जाता है। ठीक है, तो इसके जो अलग अलग चरण हैं उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो चलिए समझते हैं इसको डायग्राम से। ओके, तो ये आप देख रहे हो हार्ट का डायग्राम। यहाँ पर ये फुफ्फुस धमनियाँ, फुफ्फुस शिराएं, ओके, मतलब पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ओके, ये है बायां अलिंद, ये है बायां निलय। उसी तरह इस तरफ के भाग को दायां अलिंद और दायां निलय बोला जाता है। ठीक है, ये शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा जाती है जो कि सभी ब्लड को लेके आएगी, और ये दायां निलय है, मतलब शरीर के निचले भाग से महाशिरा, तो शरीर के निचले भाग से ब्लड को लेकर हार्ट में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इधर देख रहे हो, इस साइड में अशुद्ध रक्त रहता है, इस साइड में शुद्ध रक्त। तो चलिए इसको हम और अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ मतलब बायां अलिंद, ठीक है ना। क्या कहा मैंने? बाईं ओर स्थित कोष्ठ मतलब चैम्बर बायां अलिंद में आता है, ये देख रहे हो आप। फिर इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद जो है वो शिथिल रहता है। अब
जब अगला कोष्ठ मतलब बायां निलय, ये जो देख रहे हो आप, तो ये फैलता है और तब ये संकुचित होता है जिससे रुधिर इसमें आ सके। और अपनी बारी पर जब ये पेशी बायां निलय संकुचित होता है तो रुधिर शरीर में पंपित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से? यहाँ से होते हुए शरीर में जाता है, किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा। ओके, तो जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है ना, ये वाला भाग, तो नीचे वाला, ये वाला नीचे वाला चेम्बर दायां निलय फैल जाता है और ये रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है। तो जो रुधिर को ऑक्सीजन हेतु अपनी मतलब जब ये पंपिंग होगा इसमें, तो अपनी बारी पर फुफ्फुस में मतलब फेफड़ों में पंप कर दिया जाता है। कहाँ से? यहाँ से होते हुए, किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनियों के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है। ये आप देख रहे हो, ये अलिंद है, इसकी अपेक्षा ये जो निलय है इसकी भित्तियाँ मोटी हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो क्यों होती है? क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व, कौन सा वाल्व? यहाँ पर आप देख रहे हो 2 वाल्व लगे हुए हैं, तो ये उल्टी दिशा में रुधिर के प्रवाह को रोकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने हार्ट की जो कार्यविधि है ना, उसके बारे में जान लिया। चलिए अब आगे देखते हैं फुफ्फुस में ऑक्सीजन, जो फुफ्फुस है उसमें ऑक्सीजन रुधिर में कैसे प्रवेश करती है ना। तो फ्रेंड्स हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में सहायता करता है। ठीक है, तो इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। फ्रेंड्स पक्षी और स्तनधारी जैसे जीवों को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये बहुत ही लाभदायक है। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, मतलब शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर रहता है, जैसे कि जल, स्थलचर या बहुत से सरीसृप एम्फीबियंस जो होते हैं वो लोग, तो उनमें 3 कोष्ठी हृदय होता है और ये ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। तो दूसरी ओर मतलब जो जल में रहने वाले जीव हैं मोस्टली, जैसे कि मछली, तो इनके हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, 2 चेम्बर होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम मतलब गिल्स में भेजा जाता है, जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है। यहाँ पर जो अशुद्ध रक्त है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हट जाता है और ऑक्सीजन मिल जाता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार जो रुधिर है वो हृदय में जाता है। दूसरी ओर कुछ कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में ये 2 बार होता है। ठीक है, इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा मैंने? दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो ब्लड है वो शरीर में 2 चक्र में जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स आप ब्लड प्रेशर या रक्तदाब किसे कहते हैं जानते हो? तो फ्रेंड्स रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। मतलब रुधिर वाहिकाओं की भित्ति मतलब जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, है ना, उसकी दीवार, तो इसके विरुद्ध मतलब इसके अगेंस्ट जो दाब प्रेशर लगता है उसे ही रक्तदाब कहते हैं। ठीक है, और ये दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन मतलब निलय के सिकुड़ने के दौरान प्रकुंचन दाब और निलय अनुशीतलन, अनुशीतलन मतलब शीतलन, ठीक है, के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। ओके, तो सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm और अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे पलटती हूँ।
रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं, जो हमने पढ़ा है ना। और समान प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm और अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm होता है। जब कोई इंसान अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाता है तो अगर उसकी बीपी जो नॉर्मल रहती है वो हमेशा कितनी दिखाएगी, 120 mm, और जो अनुशीतलन दाब होता है वो 80 mm होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है, आप सभी ने देखा होगा है ना। तो उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं, मतलब हाइपरटेंशन भी कहते हैं, और इसका कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना है। इसमें रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, इससे धमनी फट भी सकती है और आंतरिक क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नलिकाएं और रुधिर वाहिकाएं। फ्रेंड्स, धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक, मतलब अंगों तक लेकर जाती हैं। क्या कहा मैंने, धमनी हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। ओके, और धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है, और शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। मतलब शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त। पर इसका भी एक अपवाद है जो हमने हार्ट के डायग्राम में देखा था। ये यहाँ पर आप देख रहे हो फुफ्फुस धमनियाँ है ना। तो यहाँ पर जो ब्लड होता है वो अशुद्ध होता है, जबकि फुफ्फुस शिरा, यहाँ पर जो ब्लड आता है शरीर में, यहाँ से तो ये लंग्स के लिए चला जाता है धमनियों से, और धमनियों से लंग्स से रक्त शुद्ध होकर फुफ्फुस शिरा के द्वारा हार्ट में अंदर आता है। ओके, तो ये इसका अपवाद है। फ्रेंड्स, इनमें जो शिराएं हैं उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। ठीक है, तो किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी आगे चलकर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती जाती है, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। ओके, और सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति कोशिकीय मोटी होती है, और रुधिर के आसपास की कोशिकाओं के बीच पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो कोशिकाएं तब आपस में मिलकर जो शिराएं बनाती हैं और रुधिर को अंग या ऊतक से दूर लेकर जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखें प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। इस नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा। तो इस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाएं और रक्त स्राव होने लगे। तो फ्रेंड्स, तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अलावा रक्त स्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी, है ना। तो हमारा ब्लड जब लॉस हो जाएगा, शरीर से ब्लड निकल जाएगा, तो ब्लड प्रेशर जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो इसे रोकने के लिए ब्लड में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में घूमते रहती हैं और रक्त स्राव के स्थान पर ब्लड का क्लॉट बना देती हैं, मतलब रक्त का थक्का बना देती हैं, और जो ब्लड जिस जगह से जहाँ चोट लगी है वहाँ से निकल रहा है उस मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। ठीक है, तो यही प्लेटलेट्स कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं लसिका। तो ये एक अलग प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं, है ना, और ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन और इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है। ओके, तो लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है जो आपस में मिलकर
बड़ी लसिका वाहिका बनाती हैं और अंत में बड़ी शिरा में खुलती हैं। ठीक है, तो पचा हुआ या क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा होता है? लसिका के ही द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश में वापस रुधिर में ले आया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लसिका भी क्या काम करता है? वहन का काम करता है हमारी बॉडी में। चलिए आगे देखते हैं 6.4 का 2 पादपों में परिवहन। हमने मानव में देखा, अब पादपों में देखेंगे। ठीक है, तो उच्च विभेदित पादपों में जल, खनिज लवण, भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन संवहन ऊतक का कार्य है, जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं, है ना। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि पादप किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों, विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं, है ना। तो पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है और पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा, है ना, मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं, जो कि इनका प्रचुरतम स्रोत है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, यदि मिट्टी के संपर्क वाले अंगों में या क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा और कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से फैल सकती, विस्तृत हो सकती है। लेकिन यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण दूरियां बढ़ जाए, मतलब पादप का शरीर बहुत बड़ा हो, है ना, बहुत बड़े वृक्ष हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो पत्तियों में कच्ची सामग्री और जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम जो है वो पर्याप्त नहीं होगी। ऐसे परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता हो सकती है ना। तो अलग अलग शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता अलग अलग होती है। मतलब जिस टाइप का शरीर होगा उसमें ऊर्जा की आवश्यकता अलग होगी। छोटा शरीर होगा तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। तो पादप क्या है? प्रचलन नहीं करते और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात उनके ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, लंबे वृक्ष में वे बहुत अधिक हो सकती है। ओके, तो पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ और जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। तो ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है, एक क्या है? जाइलम, जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। दूसरी ओर है फ्लोएम। तो फ्लोएम पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं, पौधों के और सभी भागों तक वहन करता है। तो हम इन ऊतकों की रचना को मतलब क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जाइलम फ्लोएम की रचना के बारे में। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं जल का परिवहन। तो फ्रेंड्स, जाइलम ऊतक के मतलब जड़, तना और पत्तियों की वाहिनिकाएं और वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं, जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है। और जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं और वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। और ये जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मिट्टी से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल लगातार गति से जड़ से जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। हम आमतौर पर पौधों की ऊंचाई देखते हैं, ये दाब जल का वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। तो पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति उपयोग करते हैं। कौन सी? तो फ्रेंड्स, एक और युक्ति है जो मैं आगे बता रही हूँ आपको। तो ये मानकर कि पादपों को पर्याप्त जल आपूर्ति है, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। ठीक है, तो वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है और पौधों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाइलम और फ्लोएम के अलावा वाष्पोत्सर्जन भी जड़ों से जल को
पौधे के प्रत्येक भाग तक, मतलब पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है ना, तो जो पत्तियां वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि करते हैं तो उसकी पूर्ति जड़ द्वारा एक सतत रूप में, मतलब स्तंभ के रूप में होते रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण और जड़ से पत्तियों तक जल और उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपर की ओर गति में सहायक होता है, और ये ताप के नियमन में भी सहायक है ना। तो जल के वहन में मूल दाब रात के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है, और दिन में जब इसके रंध्र खुले होते हैं वाष्पोत्सर्जन कर्षण, मतलब जाइलम में जल की गति के लिए एक मुख्य प्रेरक बल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं भोजन और तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। फ्रेंड्स, अब तक हम पादपों में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है और पादपों के अलग अलग भागों में, वो कैसे भेजा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम किसकी और संवहन करता है? अमीनो अम्ल और कुछ और भी पदार्थों का भी वहन करता है, और ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों और वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, भोजन और कुछ अन्य पदार्थों का स्थानांतरण इसी फ्लोएम में संलग्न जो साथी कोशिका होती है उसी की सहायता से चालनी नलिका में ऊपर की ओर और अगल बगल, मतलब लेटरल साइड, दोनों दिशाओं में होता है, फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम किसकी और संवहन करता है? अमीनो अम्ल और कुछ और भी पदार्थों का भी वहन करता है, और ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों और वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, भोजन और कुछ अन्य पदार्थों का स्थानांतरण इसी फ्लोएम में संलग्न जो साथी कोशिका होती है उसी की सहायता से चालनी नलिका में ऊपर की ओर और अगल बगल, मतलब लेटरल साइड, दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सखी कोशिकाएं और चालनी नलिकाएं पिछले चैप्टर में देखा था, आप देख लीजिएगा एक बार। तो फ्रेंड्स, जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, से बिल्कुल अलग है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग में पूरा होता है। ठीक है, सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, ये ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देते हैं, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है, और यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। ओके, तो ये फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। अब एग्जाम्पल के लिए देख लें कि बसंत ऋतु में जड़ और तने के ऊतकों में जो भंडारित शर्करा है उसका स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिसमें वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पादपों में परिवहन के बारे में भी देख लिए। अब आगे देखते हैं 6.5 उत्सर्जन। चलिए शुरू करते हैं 6.5 का 1। फ्रेंड्स, हम पढ़ चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में कुछ जो उत्पन्न होने वाले वर्ज्य गैसों को कैसे छुटकारा पाते हैं, है ना। उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है, और वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उसे ही उत्सर्जन कहते हैं, है ना। तो अलग अलग जंतुओं में इसके लिए अलग अलग युक्तियां अपनाई जाती हैं। बहुत से एक कोश की जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं विसरण के द्वारा, जैसा हम देख चुके हैं। तो जटिल कोशिकाओं में जीव इस कार्यों को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट अंग का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से अंग हैं। तो मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है? फ्रेंड्स, मानव में उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ छानकर बाहर करना है। जिस तरह फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी जो पदार्थ हैं जैसे कि यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में, किडनी में रुधिर से अलग किए जाते हैं।
ओके, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क में आधारी निश्चंद, मतलब जो निश्चंद है वो फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। मैं पीछे आपको दिखाऊं, जिसको ये क्या कहा मैंने कि रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, और किडनी में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के रूप में कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक कप का आकार का इस सिरा है, इसी में इस तरह से फैले हुए हैं, है ना। तो ये नलिका छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है यहाँ पे, ओके। और प्रत्येक वृक्क में ऐसे बहुत सारे यूनिट होते हैं, निश्चंद एकक जिसको बोलते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन्स कहा जाता है, वृक्काणु कहा जाता है। यहाँ पर आप एक वृक्काणु का ही चित्र देख रहे हैं। ये क्या है? वृक्काणु की रचना है, मतलब नेफ्रॉन की संरचना है। फ्रेंड्स, ये नेफ्रॉन आपस में बहुत ही निकटता से पैक रहते हैं, है ना। और शुरुआत में निश्चंद में कुछ पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रहता है, ठीक है। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों को चयनित पुनरावशोषण किया जाता है। तो जल की मात्रा, पुनरावशोषण, शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर और कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है, ठीक है। तो प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, और जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है, जैसा कि मैंने पीछे आपको दिखाया। ये ठीक है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है, और जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे, मूत्राशय है ना पेशीय होता है, इसीलिए यह तंत्रिका नियंत्रण में है। इसका कंट्रोल कहाँ से होता है? तंत्रिकाओं द्वारा होता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम प्रायः मूत्र निकासी को इसीलिए नियंत्रित कर सकते हैं। किस लिए? क्योंकि ये तंत्रिका। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम प्रायः मूत्र निकासी को इसीलिए नियंत्रित कर सकते हैं। किस लिए? क्योंकि ये तंत्रिका नियंत्रण में है, पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ समय के लिए, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल कहा जाता है। यही कोशिका गुच्छ है, जिसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। वृक्काणु का नलिकाकार भाग, संग्राहक वाहिनी, वृक्क धमनी, वृक्क शिरा की शाखा, वृक्क धमनी की शाखा। फ्रेंड्स, मनुष्य में उत्सर्जी उत्पाद विलेय नाइट्रोजनिक यौगिक के रूप में वृक्क के विक्राणु नेफ्रॉन द्वारा निकाले जाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि कृत्रिम वृक्क मतलब अपोहन, जिसको कि डायलिसिस बोला जाता है। तो जिनकी किडनी निष्क्रिय हो जाती है, काम नहीं करती, तो उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो डायलिसिस की प्रक्रिया बिल्कुल जैसे किडनी में हमारा फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, सेम वही प्रक्रिया इसमें भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो कृत्रिम वृक्क है वो बहुत ही अर्धपारगम्य स्तरों वाली नलिकाओं से बनी होती है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनीय अपशिष्ट नहीं होते, और रोगी के रुधिर को इस नलिका में प्रवाहित कराते हैं, और इसी मार्ग से रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं, ठीक है। अपोहन मतलब डायलिसिस। तो शुद्धिकृत रुधिर जो है वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है, ओके। तो ये वृक्क के कार्य के समान ही है, लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पुनरावशोषण नहीं होता, ठीक है। तो प्रायः एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर प्रारंभिक निश्चंद वृक्क में होता है। मतलब निश्चंद मतलब छनन, छानने की प्रक्रिया। तो यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष निश्चंद वृक्क नलिकाओं में पुनरावशोषित हो जाती है,
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं 6.5 का 2, पादप में उत्सर्जन। पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं या गोंद व रेजिन के रूप में तथा गिरती पत्तियों द्वारा दूर किया जा सकता है, या ये अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। फ्रेंड्स, पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल अलग युक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है वो भी एक अपशिष्ट उत्पाद है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं, है ना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा। तो पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों को गिराना, है ना, ये भी एक यही क्रिया है, उत्सर्जन की ही क्रिया है। तो बहुत से पेड़ पौधे जो है अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित करते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियां भी क्या है, अपशिष्ट उत्पाद हैं। और कुछ उत्पाद जैसे कि रेजिन और गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। और पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मिट्टी में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। अब कल से चैप्टर 7 शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल किया कीजिए। ठीक है, और अपने और फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो लोग भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।